नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर मनुष्य स्पेस में पहुंचने योग्य कैसे हुआ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये बात है हजारों सालों पहले की, जब ग्रीक इंडियन चाइनीज सभ्यताओं के लोग रात को तारों और चांद को देखते थे तो उन्हें उनके बारे में जानने की इच्छा होती थी। तभी से लोगों ने स्पेस के बारे में इंटरेस्ट बना लिया। फिर बहुत सालों के बाद गैलीलियो जैसे महान साइंटिस्ट ने 1609 में लिपपर्शी का कॉन्सेप्ट यूज करके अपना टेलीस्कोप बनाया। उन्होंने अपने टेलीस्कोप से चांद और प्लैनेट्स को देखा और बताया कि हमारी दुनिया जैसे और भी बहुत सारी दुनिया है। तब से लोगों को स्पेस के बारे में जानने की ओर रुचि बढ़ गई। फिर एक और महान साइंटिस्ट, जिसका आपने भी नाम सुना होगा, इजाक न्यूटन, अपने लॉज बताते हैं। उनका पहला लॉ था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो बताता है कि हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये लॉ प्लैनेट्स और सैटेलाइट के मोशन को समझने में मदद करता था। स्पेस में ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए भी ये लॉ आज भी यूज होता है। फिर न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन बताए, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन और भी तेजी से बढ़ गया। रॉकेट लॉन्च और स्पेसक्राफ्ट मूवमेंट में इन्हीं लॉज का आज भी यूज होता है। फिर टायोनल्कोवस्की नामक एक रशियन साइंटिस्ट ने बताया कि रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए फ्यूल और स्पीड का सही बैलेंस होना चाहिए। फिर रॉबर्ट गोडार्ड, एक अमेरिकन साइंटिस्ट, ने पहला लिक्विड फ्यूल रॉकेट बनाया। 1926 में उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया, जो 12.5 मीटर ऊपर गया। ये छोटा सा स्टेप था, लेकिन ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का बड़ा कदम था। ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, जब जर्मनी ने V2 रॉकेट बनाया, जो पहला लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल था। V2 रॉकेट ने दिखाया कि रॉकेट्स स्पेस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसका यूज शांति के लिए भी हो सकता है। फिर अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई। इसका मतलब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर कंपटीशन शुरू हो गया। इसके बाद 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक एक लॉन्च किया, जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इसके बाद 1961 में यूरी गागरिन पहला इंसान बन गया, जो स्पेस में गया। इस व्यक्ति को भी सोवियत यूनियन द्वारा भेजा गया। फिर नासा ने सैटर्न वी रॉकेट बनाया, जो अपोलो 11 मिशन को मून तक ले गया। यह रॉकेट इतना पावरफुल था कि इसने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को मून पर उतारा। सैटर्न वी रॉकेट ने दिखाया कि हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। फिर 1969 में अपोलो 12 दूसरा मिशन था, जिसमें एस्ट्रोनॉट ने मून पर कदम रखा। इस मिशन में पेटी कोनार्ड और एलन बीन ने मून की सरफेस पर उतरकर साइंस एक्सपेरिमेंट किए और सर्वेयर 3 स्पेसक्राफ्ट के कुछ हिस्सों को वापस लाया। फिर 1970 में अपोलो 13 मिशन मून पर उतरने के लिए निकला था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन टैंक फटने के कारण मिशन खतरे में पड़ गया। एस्ट्रोनॉट ने सेफली वापस आने में सफलता हासिल की और यह मिशन सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है। फिर 1971 जनवरी-फरवरी महीने में अपोलो 14 मिशन में एलन शिपयार्ड और मिचेल ने मून पर उतरकर साइंस एक्सपेरिमेंट किए और मून की सरफेस से सैंपल्स कलेक्ट किए। फिर जुलाई-अगस्त में अपोलो 15 ने पहली बार लूनर रोवर का यूज किया, जिससे एस्ट्रोनॉट को मून की सरफेस पर ज्यादा डिस्टेंस कवर करने में मदद मिली। डेविड स्कॉफ्ट और जेम्स इरविन ने मून पर डिटेल्ड जियोलॉजिकल स्टडीज की। फिर 1972 में अपोलो 16 लॉन्च हुआ और जॉन यांग और चार्ल्स ड्यूक ने मून की हाईलैंड रीजन में उतरकर साइंस एक्सपेरिमेंट किए और सैंपल्स कलेक्ट किए। फिर 1972 में अपोलो 17 लास्ट मून मिशन था। यूजीन और हैरिसन ने मून पर उतरकर डिटेल्ड जियोलॉजिकल स्टडीज की और कई सैंपल्स कलेक्ट किए। अपोलो 17 के बाद मनुष्य मून पर नहीं उतरा, लेकिन अब फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें मनुष्य मून के साथ मंगल ग्रह पर भी जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य स्पेस में पहुंचने योग्य हुआ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद।